सवाल ये है कि क्या महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितनी बहसों को जन्म दिया है। तो आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब इस पूरे सवाल के सेंटर में है दो ऐसी शख्सियतें जिनके रास्ते, जिनकी सोच बिल्कुल जुदा थी। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका रास्ता था अहिंसा का, सविनय अवज्ञा का। तो दूसरी तरफ थे भगत सिंह, जिनका यकीन था क्रांतिकारी एक्शन में एक सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाने के लिए। भगत सिंह कहते थे, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो सवाल ये है कि फांसी तक की नौबत आई कैसे? देखिए, इसकी पूरी टाइमलाइन को समझना जरूरी है। कहानी शुरू होती है दिसंबर 1928 से। लाला लाजपत राय के मौत का बदला लेने के लिए पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी जाती है। फिर कुछ महीने बाद अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हैं। ध्यान रहे, ये सिर्फ आवाज करने वाले बम थे, किसी को मारने के लिए नहीं। इस काम के लिए उन्हें मिलती है उम्र कैद। लेकिन असली मोड़ आता है अक्टूबर 1930 में। सॉन्डर्स मर्डर केस का फैसला आता है और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को सजाए मौत सुनाई जाती है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। भगत सिंह को फांसी असेंबली में बम फेंकने के लिए नहीं दी गई थी। नहीं, उन्हें सजा मिली थी जॉन सॉन्डर्स की हत्या के इल्जाम में। और अंग्रेजी हुकूमत के लिए ये एक बहुत ही संगीन जुर्म था। और बस यहीं से शुरू होता है इस कहानी का वो हिस्सा जिस पे सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं। मतलब गांधी और उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच क्या बातचीत हुई। तो हुआ ये कि 5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन पैक्ट साइन हुआ। अब इस पैक्ट में ये तो तय हो गया कि जितने भी नॉन वायलेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें साफ साफ लिखा था कि हिंसा के आरोपियों को नहीं छोड़ा जाएगा। जाहिर है, इसका सीधा मतलब ये था कि ये पैक्ट भगत सिंह पर लागू ही नहीं होता था। लेकिन क्या गांधी ने सिर्फ पैक्ट पर ही बात की? नहीं, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने अलग से भी बहुत कोशिशें की। देखिए, 18 फरवरी को पैक्ट की बातचीत के दौरान ही उन्होंने पहली बार सजा कम करने की बात उठाई। फिर 19 मार्च को वो खासतौर पर इरविन से मिले और फांसी टालने के लिए कहा, पर इरविन के मना कर दिया। गांधी रुके नहीं। 20 से 22 मार्च तक वो होम सेक्रेटरी और इरविन से मिलते रहे, दबाव बनाते रहे और आखिर में 23 मार्च की सुबह, फांसी वाले दिन की सुबह, उन्होंने इरविन को एक पर्सनल लेटर लिखा, एक आखिरी अपील जो सीधे वाइसराय के ज़मीर को की गई थी। फांसी के बाद जब लोगों का गुस्सा भड़का तो गांधी को इसका सामना करना पड़ा। और तब 1931 के कराची कांग्रेस सेशन में उन्होंने खुद कहा था, मैं ऐसा कोई कारण नहीं सोच सकता जिससे ये शक हो कि मैं भगत सिंह को बचाना नहीं चाहता था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैंने हर तरह से विनती की। तो ये गांधी का पक्ष था। तो ये तो हुई गांधी की बात। लेकिन कहानी में कुछ और भी पेच थे, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो शायद गांधी के भी कंट्रोल से बाहर थे। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर थे खुद भगत सिंह। यहाँ ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या भगत सिंह खुद बचना चाहते थे, और अगर हाँ तो किन शर्तों पर? इसका एक बहुत बड़ा सबूत मिलता है उनके एक खत से। हुआ ये कि उनके पिता ने उनकी मर्जी के बिना एक दया याचिका डाल दी थी। इस पर भगत सिंह ने उन्हें जो लिखा वो सुनने लायक है। उन्होंने लिखा, पिताजी आप फेल हो गए। अगर ये काम किसी और ने किया होता तो मैं इसे गद्दारी मानता। मतलब साफ है, वो अपने सिद्धांतों से कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि पंजाब के गवर्नर को भेजी अपनी आखिरी अर्जी में भी भगत सिंह ने रहम की भीख नहीं मांगी। नहीं, उन्होंने एक डिमांड रखी। और उनकी डिमांड क्या थी? उन्होंने कहा कि वो ब्रिटिश राज के खिलाफ जंग लड़ने वाले एक प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, यानी एक युद्धबंदी। इसलिए उन्हें किसी आम मुजरिम की तरह फांसी पर न लटकाया जाए, बल्कि एक सैनिक की तरह फायरिंग स्क्वाड से गोली मारी जाए। ये दिखाता है कि वो आखिरी सांस तक खुद को एक क्रांतिकारी ही मानते थे। अब इस पूरी सिचुएशन में एक और एंगल था। वाइसरॉय इरविन पर ब्रिटिश अधिकारियों का जबरदस्त प्रेशर था। पंजाब के अंग्रेज अफसरों ने तो साफ धमकी दे दी थी कि अगर भगत सिंह की सजा कम हुई तो वो सब एक साथ इस्तीफा दे देंगे। तो एक तरफ गांधी की कोशिशें, दूसरी तरफ भगत सिंह के अपने सिद्धांत और ऊपर से अंग्रेजों का दबाव। इन सब के बीच आखिर हुआ क्या, और इस पूरी कहानी ने हमारे लिए क्या छोड़ा? चलिए अब इसके आखिरी हिस्से पर नजर डालते हैं। नतीजा वही हुआ जिसका डर था। 23 मार्च 1931, तय तारीख से भी एक दिन पहले
लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे देश में जैसे आग लग गई। जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए और जब गांधी कराची में कांग्रेस के सेशन के लिए पहुंचे तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, गांधी गो बैक के नारे लगाए। लेकिन चलिए, एक पल के लिए सोचते हैं, क्या होता अगर भगत सिंह बच जाते, अगर उनकी फांसी रुक जाती? शायद इसका जवाब हमें उनके ही एक साथी बटुकेश्वर दत्त की जिंदगी में मिलता है। उनकी कहानी एक बहुत ही गंभीर हकीकत बताती है। बटुकेश्वर दत्त, जो असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ थे, वो बच गए थे, लेकिन आज़ादी के बाद उनकी जिंदगी गुमनामी और मुश्किलों में गुजरी। काला पानी की सजा काट कर लौटे तो गुजारे के लिए सिगरेट फैक्ट्री में काम करना पड़ा। अपना बिजनेस करने की कोशिश की, वो भी नहीं चला। सोचिए, एक वक्त ऐसा भी आया जब एक अफसर ने उनसे उनके फ्रीडम फाइटर होने का सबूत मांग लिया और आखिर में 1965 में गरीबी और लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते वो इस दुनिया से चले गए। और यहीं पर बटुकेश्वर दत्त की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि अगर किसी हीरो को शहादत से बचा लिया जाए तो उसकी लेगेसी का, उसकी विरासत का क्या होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। इसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा। जरूर करें।